हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लास्ट टॉपिक कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हमने दो टाइप के ट्रांजिशंस देखे थे, जिसकी वजह से क्या होता था, किसी भी कंपाउंड में, मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर आता है। पहला डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता था, और दूसरा एक मैंने बताया था कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है उसकी वजह से भी कलर आते हैं और बहुत इंटेंस कलर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको पिछली क्लास वाला सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम नया लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में हमें बॉन्डिंग पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मेटल कार्बोनिल्स का मतलब क्या होगा बच्चों? मेटल कार्बोनिल्स, कार्बोनिल का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा लिगेंड जो होगा वो क्या होगा? सीओ। सीओ, इसी को हमने क्या नाम दिया था? कार्बोनिल। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बोनिल जो है वो क्या लिगेंड जैसे एक्ट कर रहा हो, उन्हीं कंपाउंड्स की हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, मेटल कार्बोनिल्स में अपने को स्पेशल केस है, अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, हमने ये बोला था कि सीओ है, ये CO है। ठीक है, अच्छा, CO का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, ऐसे बनाए, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, एक पॉइंट, कि हमने जो भी कॉम्प्लेक्सेस देखे थे वहां पर मेटल पर क्या था? जनरली पॉजिटिव चार्ज था, और और लिगेंड पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। वहां पर तो हमें ये चीज समझ आती है कि जहां पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है, वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। पर कार्बोनिल एक क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ये क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है। और अगर ये बच्चों एक न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर कैसे बॉन्डिंग होगी मेटल की? और साथ साथ हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल NiCO4। NiCO4 हमने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था NiCO4। और देख लो जैसे CrCO6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों कार्बोनिल की स्टेट भी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। तो मेटल भी क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्रोमियम जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल है। ये समझने के लिए हमें कार्बोनिल के बारे में पढ़ना होगा। अच्छा, हमने पिछली क्लास में एक डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन ये था कि कुछ होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। क्या पढ़ा था हमने? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। और नॉन क्लासिकल लिगेंड होता है हमारा कौन? कार्बोनिल। नॉन क्लासिकल लिगेंड होता है कौन? कार्बोनिल। कार्बोनिल जो होता है बच्चों वो होता है क्या? एक पाई एक्सेप्टर। क्या होता है? एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड का मतलब याद करो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड में क्या होगा? ये इंटरेक्शन करता है कौन सा? डी पाई पाई स्टार वाला। कौन सा इंटरेक्शन? डी पाई पाई स्टार वाला। देखो मैंने बताया था कल कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से थे, या ऐसे जिसमें डी पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हो, ऐसे लिगेंड जिसमें पाई बॉन्ड हो। और हमें पता है कार्बोनिल में तो पाई बॉन्ड है। समझ आया क्या? तो कार्बोनिल जो है वो एक क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो इससे क्या होने वाला है देखें जरा। अगर ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो ये मेटल के साथ बॉन्डिंग कैसे करेगा? उससे पहले हम देखते हैं एमओ डायग्राम ऑफ किसका? कार्बोनिल का। अच्छा, एमओ डायग्राम हम देख रहे हैं कौन सा? सिंपल वाला। सिंपल वाला मतलब हम वहां पर sp मिक्सिंग को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। sp मिक्सिंग इज इग्नोर्ड।
sp मिक्सिंग को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। देखो ध्यान रखना बच्चों, कार्बोनिल का जो एमओ डायग्राम बनता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है मीन्स हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, थोड़ा अलग आता है, ठीक है। पर हम अभी सिंपल वाला लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में कार्बोनिल का एज सच कोई है नहीं क्या, एमो डायग्राम हमारा है नहीं, हम सिंपल वाला लेके चल रहे हैं जो हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बनाना सीखे थे। कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग में, वही वाला लेके सीख रहे हैं। चलो अगर मैं बात करूं एमओ डायग्राम की, और एमओ में भी मैं कौन सा बात करूंगी, 2s और 2p की, ठीक है। अच्छा इधर लेते हैं हम कार्बन, इधर लेंगे हम ऑक्सीजन। हाँ देखो यहाँ पर नीचे हम इधर लेंगे कार्बन और इधर लेंगे हम ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ये दिख नहीं रहा है क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। अगर ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सही बात है क्या, ये लो सी यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं किसका, ये कार्बन का हमारा क्या है 2p ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल हमारा ये रहा, ये ऑक्सीजन का क्या है 2p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम, ठीक है क्या। अच्छा अब कैसे बनाते थे, सिंपल याद करो, हमने क्या सीखा था, कार्बन और ऑक्सीजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 + 8, सही बात है क्या, 6 + 8 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। 14 या 14 से कम वाले में क्या होता था, हम बनाते थे यहाँ पर 2 पाई, ये 1 सिग्मा, ठीक है, फिर बाई 1 सिग्मा, ऐसे ही बनाते थे क्या, ठीक है। अच्छा अब देखना जरा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारे होंगे पाई ऑर्बिटल्स, ये हमारा होगा सिग्मा ऑर्बिटल, ये हमारे क्या होंगे पाई स्टार ऑर्बिटल, और ये हमारा क्या होगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। सही बात है क्या, ये हमने क्या बनाए एमओ डायग्राम, क्या बनाए एमओ, ठीक है। अच्छा फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं तो देखो कार्बन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 2p में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 1 2 3 एंड 4, सही है क्या। अच्छा अगर ये सही है तो मुझे बताओ टोटल मुझे इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, टोटल मुझे इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, थोड़ा सा इसको, हाँ टोटल मुझे इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं ये बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फिल करने हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है क्या। तो ये हमारा बन गया क्या एमओ डायग्राम ऑफ किसका, सीओ का, हमने एसपी मिक्सिंग को इग्नोर किया है, ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, होमो और ल्यूमा का कॉन्सेप्ट। होमो, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक होता है बच्चों क्या ल्यूमो, ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अच्छा कल भी बताया था मैंने ये, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। देखो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं, क्या करने होते हैं, डोनेट करने होते हैं, तो वो कहाँ से करेगा कि सबसे हाई एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा उसके पास वो फील्ड होगा, उससे क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो होमो, होमो से क्या करता है इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट किए जाते हैं, मतलब
डोनेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, होमो। और ल्यूमो का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जिसकी सबसे कम होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो वो किस में एक्सेप्ट करता है, ल्यूमो में। कैसे ल्यूमो में, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है क्या। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें कार्बोनिल में होमो और ल्यूमो कौन है। अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये जो है वो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है ना। इसके बाद तो ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट। तो ये हमारा कार्बोनिल का क्या हुआ, होमो। क्या हो गया, होमो। कौन सा, सिग्मा। ठीक है क्या। अच्छा, और पाई स्टार जो है बच्चों, वो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये पाई स्टार देखो हाईएस्ट एनर्जी, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी नहीं है, लोएस्ट एनर्जी है। क्यों, क्योंकि सिग्मा स्टार भी वैकेंट था और पाई स्टार भी वैकेंट था। अगर हाईएस्ट एनर्जी देखना होता तो हम कौन सा देखते हैं, सिग्मा स्टार। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो जितनी एनर्जी कम होगी उसमें लेगा तो सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। सही बात है क्या। तो ये हमारा क्या है इस केस में, ल्यूमो। क्या है, ल्यूमो। क्लियर है क्या। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्डर मैंने बताया है ये किसका ऑर्डर था, एनर्जी का, इंक्रीजिंग एनर्जी। क्लियर है क्या। तो कहने का मतलब बच्चों, कार्बोनिल में क्या होता है, पाई स्टार जो होता है वो होता है ल्यूमो। क्या होता है, ल्यूमो। आया समझ में। चलो अब बॉन्डिंग समझते हैं। क्या हुआ कि ये है हमारा कोई भी मेटल, ठीक है, और ये है कार्बोनिल सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। ठीक है क्या। अच्छा, कार्बोनिल क्योंकि लिगेंड है, मैंने बोला था हर लिगेंड जो है वो पहले फर्स्ट क्या करेगा, सिग्मा डोनर होगा, हमेशा क्या होगा, सिग्मा डोनर। अच्छा देखो जरा, यहाँ पर डोनेट करना है तो ये किससे कर रहा है, सिग्मा से ही कर रहा है ना। अरे सिग्मा ही था ना, ये होमो से डोनेट करेगा। अभी भी बताया, अगर डोनेट करना है तो होमो से, एक्सेप्ट करना है तो ल्यूमो में। सही है क्या। तो ये सिग्मा से क्या करेगा, डोनेट करेगा। और अगर ये सिग्मा से डोनेट करेगा बच्चों, तो ये तो हुआ मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये हुआ अपना कार्बोनिल का फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इससे ये इसने क्या करा, डोनेट किया। सही बात है क्या। और किसका फॉर्मेशन किया, सिग्मा बॉन्ड का। अब मेटल के पास हमने कल भी बात की थी, मेटल के पास क्या है, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। और अगर मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो देखना जरा, ये रहा मेटल का फील्ड ऑर्बिटल, ये रहा मेटल का फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा, डी ऑर्बिटल। और अभी अभी हमने देखा कार्बोनिल के पास क्या है, पाई स्टार जो है वो क्या है, वैकेंट, वो उसका ल्यूमो है। तो ये अपने पाई स्टार में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये पाई का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हुआ, पाई एक्सेप्टर। क्या हो गया, पाई एक्सेप्टर। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मेटल को कार्बोनिल ने सी डबल बॉन्ड हो, ये क्या करा, सिग्मा डोनेशन किया। ठीक है, सिग्मा डोनेशन किया। फिर मेटल ने कार्बन को क्या करा, पाई डोनेट किया। पाई, ये तो ये क्या हो गया अपना पाई एक्सेप्टर। अब देखो यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5। क्या कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं क्या, नहीं बनते। तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हुआ, हट गया। तो कैसे बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर अगर मुझे बनानी है बच्चों तो ऐसे बनाऊंगी, ये फर्स्ट ऐसा, और दूसरा कैसी बनेगी, मेटल सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बनी, सी डबल बॉन्ड ओ, या हम इसको कैसे बना सकते हैं, एम डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा के साथ साथ बच्चों मेटल और कार्बन में क्या बन रहा है, पाई कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। और अगर पाई कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल और कार्बोनिल कार्बन का अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, स्टेबल बनेगा।
तो हम यही सीख रहे थे कि कार्बोनिल में ऐसा क्या है, क्योंकि कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो कार्बोनिल का कार्बन, सबसे पहले कार्बोनिल जो लिगेंड है वो डोनेट करता है अपने सिग्मा से, किसमें, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात क्या, कि मेटल के पास है वैकेंट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और कार्बोनिल के पास है एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बनाता है, और पाई बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ी, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। आया क्या समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या, इसमें मैं लिख देती हूँ थ्योरी में कि CO लिगेंड donates its sigma electrons to the empty d orbitals of metals and form sigma bond. Then metal donates from its filled d orbitals to LUMO pi star of carbonyl ligand thus forming pi bond between metal and carbon, resulting in increase of strength of metal carbon bond. Hence this effect is known as synergic effect। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसी सिनर्जी इफेक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, पहले लिगेंड से मेटल ट्रांसफर हुआ, फिर मेटल से लिगेंड ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग। इसी को तो बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, सही बात है क्या? तो ये क्या है, अपनी बैक बॉन्डिंग है। क्लियर है क्या? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेके हम ये समझते हैं कि कैसे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अच्छा, वैसे लिख देते हैं। पहला, बैक बॉन्डिंग देखो अगर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी बच्चों, उतना ही ज्यादा मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मेटल और कार्बन में बॉन्ड पार्ट्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। देखना जरा,
क्या था, मेटल कार्बन, पहले ये बना था, फिर क्या बना था, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर देखो यहाँ पर कार्बोनिल में पहले क्या थे, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर सीओ बॉन्ड में, और अब यहाँ पर क्या है, सीओ बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक। सही बात है क्या, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 ही बॉन्ड बना सकता है तो स्ट्रेंथ में देखो जरा कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, पहले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब क्या हो गया, वीक हो गया। क्लियर है क्या। तो यहाँ से हम ये सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट क्या, कि बैक बॉन्डिंग जो है वो कब बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग कब बढ़ेगी ये भी तो पता होना चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग बच्चों, बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, लिगेंड को। तो अब जितने ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। सही बात है क्या, कि अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है डोनेट करने को तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब हम कैसे पता करेंगे कि बैक बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होगी जब चार्ज ऑन मेटल क्या होगा, डिक्रीज, चार्ज ऑन मेटल क्या होगा, डिक्रीज। समझे क्या, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नेगेटिव में है तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है क्या। एक एग्जांपल से समझते हैं यही कॉन्सेप्ट। एग्जांपल से हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स है, एक है VCO6 माइनस CrCO6 और MnCO6 प्लस। अच्छा, एक बात और हमने यहाँ पर सीखा था, जब हमने EAN रूल पढ़ा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल, उसमें हमने ये बोला था कि मोस्ट ऑफ द कार्बोनिल्स जो होते हैं वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। जरा यहाँ पर काउंट करके देखना तो कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पर देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो भाई, 23। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, -1, तो कितनी हो जाएगा, +1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2। तो यहाँ पर इसका EAN नंबर जो है बच्चों वो कितना आएगा, 24 प्लस 12 दैट इज 36। सही है भाई। यहाँ पर देखो क्रोमियम कितना होता है, 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 24 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पर देखो मैग्नीज 25, ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर कितनी हो जाएगी, +1, मतलब -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 36। तो देखो सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 36। क्लियर है क्या। चलो आगे बात करते हैं। हम जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, रुको इसको रहने देते हैं। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। और इन 3 कॉम्प्लेक्स में मुझे बच्चों ये कंपेयर करना है कि मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर है, ज्यादा है, फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। IIT में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। जनरली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है किसकी, कार्बन ऑक्सीजन की, किसकी, कार्बन ऑक्सीजन की, ना कि मेटल और कार्बन की। देखो जरा 3 कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, यहाँ पर क्रोमियम था 0 में और ये था +1 में। सही बात है क्या। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी, इसको कॉम्प्लेक्स 1 दे देते हैं, ये 2 और ये 3, ठीक है। अगर हम ये जानना चाहें कि बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा कहां पर है, ज्यादा कहां पर होगी, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। सही बात है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब वहां पर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी बैक बॉन्डिंग, 1 में, फिर 2 में और फिर 3 में। ये ऑर्डर जो लिख रही हूं मैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है क्या, ये सही है।
अच्छा, बैक बॉन्डिंग जो है अगर बढ़ेगी तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड वो कहां पर ज्यादा, मेटल कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड में, और फिर थर्ड में। समझ गए क्या? अच्छा, अगर स्ट्रेंथ ये पूछ ली, अब मैं पूछ लूं अगर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसमें, उल्टा हो जाएगा ना, 3, 2, 1। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम होगी। सही बात है क्या? अच्छा, इसके अलावा अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ले, क्या पूछ ले, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, उल्टा। तो 1, 2 और 3, इस इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, किसमें, आईआईटी में। क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम? अच्छा, एक और बात क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बात करूं क्या एनर्जी की, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। सही बात है क्या? अब यहां पर देखो बच्चों, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कौन सी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब तुम बोलोगे मैम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी बॉन्ड को, किसी भी बॉन्ड को अगर मुझे स्ट्रेच करना है, क्या करना है, स्ट्रेच। तो स्ट्रेच अगर मुझे करना है, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इजीली क्या होगा, स्ट्रेच नहीं होगा। इसका मतलब क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कहां से निकालते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है क्या? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ, तो वो किसके बराबर होती है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सीओ क्या था, 3, फिर 2 और फिर 1। यही ऑर्डर आएगा किसका, इसका। आया समझ में? ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अपने को अच्छे से समझना है और अप्लाई करना है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। यहाँ पर अपना मेटल कार्बोनिल खत्म होता है। एक और मैं क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। हो गया ये? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन तुम्हें ये दिया हुआ है बच्चों, क्या, कि इफ pf3, if pf3 is better or stronger pi acid ligand then CO, then compare metal carbon bond and CO bond among
CO4 and NiCO3 और PF3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे, क्या बोला हुआ है कि अगर PF3 एक लिगेंड दिया हुआ है PF3, वो अगर एक अच्छा पाई एसिड है एज कंपेयर टू CO, तो इसमें ये पूछा है कि हमें मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या करना है, कंपेयर। सही है क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है एक कंपाउंड NiCO4। ठीक है, ये मान लो निकल, ये CO इधर और ये CO इधर, ऐसे मान लो, बाकी CO जो है उनसे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बना लो। ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है NiPF3CO, ये। ठीक है, अच्छा देखना क्या बोल रहे हैं कि PF3 जो है वो एक बेटर पाई एसिड है। अगर ये एक बेटर पाई एसिड होगा, इसका मतलब ये अपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन बेटर एक्सेप्ट कर पाएगा। सही बात है क्या, अगर ये बेटर एक्सेप्ट कर पाएगा, अगर इसने अच्छे से एक्सेप्ट करे, इसका मतलब निकल जो है वो बैक बॉन्डिंग इधर जो है PF3 की तरफ वो इफेक्टिवली करेगा एज कंपेयर टू CO। सही बात है क्या, CO में तो करेगा, पर यहाँ पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, होगी कि नहीं, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर ऑपोजिट में CO है, तो CO जो है वो एक BF3 के कंपेयर में वीक है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा अच्छी, किसको कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को, है ना। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जो है वो कुछ खास नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, CO। समझ आया क्या। अब हमें कंपेयर करना है, तो देखो हमें कंपेयर करना है मेटल कार्बन के बॉन्ड को। अगर मुझे मेटल कार्बन के बॉन्ड को करना है कंपेयर, मतलब, तो मैंने गलत ले लिया क्या, एक सेकेंड, हमें मेटल कार्बन के बॉन्ड को कंपेयर करना है, मेटल कार्बन के बॉन्ड को कंपेयर करना है, इसका मतलब इस वाले को क्या करना है, कंपेयर, इधर भी इस वाले को क्या करना है, कंपेयर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थोड़ी वीक है, इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, जबकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, उधर अगर स्ट्रॉन्ग है तो इधर क्या हो जाएगी, वीक। सही बात है क्या, समझे। अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू इसमें यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। समझे क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, वीकर, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। समझे क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक दूसरा लिगेंड आ जाए जो भी पाई एक्सेप्ट कर सकता है और वो अच्छा कर सकता है, तो मेटल और कार्बन यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम। अगर बैक बॉन्डिंग कम हो गई तो मेटल कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। आया समझ में। तो अब यहाँ पर आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है मेटल कार्बोनिल वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है क्या, चलो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये देखना है हमको। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो अपने को ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लिगेंड एक साथ क्या करेंगे, अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बना रही हूँ एक कॉम्प्लेक्स है Ml4, Ml4 मतलब मेटल और लिगेंड कितने हैं, 4। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा कि फर्स्ट में मेटल होगा, मेटल के साथ लिगेंड बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, Ml। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K1 दे रही हूँ।
अच्छा K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू हो जाएगी ml अपॉन m और l। ठीक है क्या, इक्विलिब्रियम अपने को आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा फिर ये ml जो होगा बच्चों, ये किसके साथ वापस दूसरे लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाएगा, और अब क्या बनेगा Ml2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो हम मान रहे हैं K2 है। ठीक है, फिर ये Ml2 जो होगा बच्चों, ये तीसरे लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, और तीसरे लिगेंड के साथ बॉन्ड बना के ये किसका फॉर्मेशन करेगा Ml3 का, और हम मानते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा K3। ठीक है, फिर Ml3 प्लस L। ठीक है, और ये बनाएगा Ml4, और ये क्या बनेगा K4। सही बात है क्या, क्लियर। ठीक है, अब मुझे तो बनाना था इनिशियली क्या, मेटल से Ml4 लिगेंड, क्या बनाना था Ml4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर मैं इन सब रिएक्शंस को ऐड कर दूं, सब रिएक्शन को ऐड कर दूं एज इन कैसे कि ये Ml से Ml, ये Ml2 से Ml2, Ml3 से Ml3, तो इधर क्या बचेगा मेटल प्लस 4 लिगेंड, है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा Ml4। यही रिएक्शन चाहिए थी। तो अब मुझे बताओ कि जब रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, हम बोल देते हैं उसको बीटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ठीक है क्या, और जितना ये जो बीटा होता है इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जितना ज्यादा बीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है क्या। अगर 1/बीटा कर दें तो 1/बीटा किसके बराबर होगा, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, हमें क्या बताएगा 1/बीटा अनस्टेबिलिटी बताएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में कैसे निकाली जाती है स्टेबिलिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर निकालते हैं एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो क्या है बीटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और क्या होता है वो जितनी भी स्टेप्स हैं उन सब का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, वेयर K1 K2 K3 और K4 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। भूलना मत, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये रेट कांस्टेंट नहीं है, आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम एक बार पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, अभी फिर से बात करते हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। किन किन फैक्टर पे हम जनरली कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहला चार्ज ऑफ मेटल आयन। सही बात है क्या, हमने ये पढ़ा था कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो CFSE ज्यादा होगी, और CFSE ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा। तो लिख लेना जनरली greater the charge on metal ion greater the charge on metal ion greater is the
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये बात हम कर चुके हैं। दूसरा फैक्टर है, एक एक सीरीज होती है, उस सीरीज को बोलते हैं क्या, विलियम इरविंग सीरीज। विलियम इरविंग सीरीज। अच्छा, विलियम इरविंग सीरीज जो है बच्चों, वो क्या बताती है, फॉर द मेटल्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके लिए है ये, मेटल्स कौन सी स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, मेटल्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ complexes follows a order irrespective of the ligands attached to it। ठीक है, और वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है क्या, कि मैंगनीज ये ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का, कि मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, जिंक। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एरो जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है क्या, तो इन के ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ती है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है क्या, तो ये अपने को बस एक आइडिया होना चाहिए। तीसरा एक और फैक्टर हमने डिस्कस किया था वैसे, और वो तीसरा फैक्टर क्या था बच्चों, क्या था, याद है क्या, किलेटिंग इफेक्ट। क्या था, किलेटिंग इफेक्ट। हमने ये बात की थी कि अगर किलेटिंग लिगेंड है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ये बात कही थी क्या। अच्छा, कैसे मतलब बढ़ती है स्टेबिलिटी, ये अपने को पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो ये किलेटिंग इफेक्ट है ये क्या करता है, सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज करता है। एंट्रोपी को क्या करता है, इंक्रीज। मतलब किलेशन अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एंट्रोपी को बढ़ाता है क्या, किलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले हम ये लिखते हैं क्या, कि किलेशन increases the stability of complexes and it is entropy driven। ठीक है, एंट्रोपी ड्रिवन इफेक्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई भी मेटल है, मान लो M एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है H2O6। ठीक है, और मान लो ये +2 है, इसमें मैंने लिगेंड्स एक्सचेंज करने के लिए 6 अमोनिया की रिएक्शन कराई। 6 अमोनिया अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, MnH3 6 +2 + 6H2O। सही है क्या, ये बनेगा। एक केस तो ये ले रहे हैं, दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि अभी भी यही कॉम्प्लेक्स है, 6 +2 + हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं इथाइलिन डायमीन से, 3 मॉलिक्यूल इथाइलिन डायमीन के। तो यहाँ पर क्या बनेगा, MEN3
+2+6H2O, क्योंकि इथाइलिन डायमीन क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 6। सही है क्या? अब देखो जरा, यहाँ पर इस जगह में लेफ्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 7 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स है और इधर भी कितने, 7 मॉलिक्यूल्स है। मींस इस वाले प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ऑलमोस्ट कितना है, 0। ठीक है क्या? अच्छा, दूसरा केस कंसिडर करो, यहाँ पर लेफ्ट में राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स हैं कितने, 4 मॉलिक्यूल्स, जबकि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 7 मॉलिक्यूल्स। तो देखो पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे, 4, अभी कितने हैं, 7। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है क्या? तो किलेटिंग इफेक्ट, किलेशन से भी क्या होती है, हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। समझ आया क्या? आ गया? चलो, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये अपना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी टॉपिक खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचता है सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हेडिंग डालेंगे लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं। देखो ये वाला टॉपिक मैं एक बार रफली यहाँ पर करवा रही हूँ, पर आपको एनसीईआरटी इसके लिए रीड करनी ही करनी है। 1-2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड है। तो हमें इसको सीरियसली लेना है और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, एप्लीकेशन में हम बात करते हैं बच्चों। देखो पहली बात तो ये, इसका पहला एप्लीकेशन ये है क्या, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनमें लिगेंड्स चेंज होते हैं तो यहाँ पर कलर क्या होते हैं, चेंज। और अगर कलर चेंज होगा तो हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आया समझ में? तो पहला इसका एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाइंड यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाइंड्स यूज इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कलर रिएक्शन की वजह से इनका यूज करा जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें इनके यूज की, तो बच्चों दूसरा इनका यूज है हार्डनेस ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए? हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एस्टिमेटेड बाय, एक कॉम्प्लेक्स होता है estimated by simple titration with Na2EDTA। EDTA पता है ना, लिगेंड पढ़ा था हमने। ठीक है, Na2EDTA एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। इसके साथ टाइट्रेशन करके क्या निकाली जाती है, हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं, सॉल्ट्स। और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं किसके साथ, EDTA के साथ। तो वो क्या होंगे, Na2EDTA के को छोड़ के EDTA जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसकी हेल्प से हम हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना क्या, द कैल्शियम +2 and magnesium +2 ions form
ions form stable complexes with EDTA. EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स are used in extraction of metals. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट मतलब उनकी ओर से उनको अलग करने के लिए भी इनका यूज करा जाता है, लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड gold make use of complex formation. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे कॉम्प्लेक्स बनता है गोल्ड का AuCN2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स, इसकी हेल्प से इस कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है क्या। तो ये भी इसका क्या है, एक एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल में तो इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। फोर्थ लिखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस in biological systems. बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका बहुत यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हमें पता है क्लोरोफिल का यूज क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो फोटोसिंथेसिस में इसमें क्या मैग्नीशियम मेटल होता है जो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मेटल पूछे में, ठीक है, तो क्लोरोफिल में कौन होता है, मैग्नीशियम। वैसे ही हीमोग्लोबिन तो सबने सुना होगा, हीमोग्लोबिन। अगर मैं बात करूं किसकी, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, कैरी करता है। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन। कौन होता है, आयरन, ठीक है। अच्छा, और बात करें, अच्छा विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 जो है इसका एक और नाम होता है क्या, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये एंटी एनीमिया फैक्टर होता है। एंटी एनीमिया मीन्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, ठीक है क्या। तो ये विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट मेटल होता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल में ये सारे जो हैं कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, इसको एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड करेंगे। उसके अलावा, हाँ उसके अलावा एक और यूज, इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो यूज होता है, क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, RHPPS3 होल थ्राइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल यूज है, यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स। तो ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स, ठीक है क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं किसको, इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज इन, ऐसे लिखना,
पॉइंट लिखना, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो है उसमें क्या होता है, जो हमारी फिल्म होती है उसको फिक्स करने के लिए उसको थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से पास किया जाता है। और एजीबीआर जो होता है उस सेल्यूलॉइड पर, हमने डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा था, क्या होती है, वो सेल्यूलॉइड फिल्म पर एजीबीआर की कोटिंग की जाती है। तो वो एजीबीआर जो है उसको फिक्स करने के लिए थायोसल्फेट सॉल्यूशन में उसको पास करा जाता है। और पास करने से जो सिल्वर है उसका कॉम्प्लेक्स बनता है किसके साथ, थायोसल्फेट के साथ। तो इसमें लिखेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड film is fixed by washing hypo solution which the dissolve the undecomposed AgBr and form a complex ion AgS2O3 3 माइनस। तो वहां पर भी इसका यूज होता है, कहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है क्या, तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस मैक्सिमम। ठीक है, थैंक यू सो मच।